हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जनवरी थर्ड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। रिपोर्ट का नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, बराबर ना? इसके बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ना, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाफ ईयरली लॉन्च किया जाता है, जून महीने के अंदर और एक बार दिसंबर महीने के अंदर। तो हाफ ईयरली, साल में दो बार ये रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करती है, जून महीने के अंदर और दिसंबर महीने के अंदर। तो ये जो हम ये रिपोर्ट पढ़ रहे हैं वो दिसंबर महीने का है, राइट? द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट। ये रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए एक संस्था बनाई गई है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट। ये संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। It is a joint evolution by the subcommittee of the Financial Stability and Development Council। और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट ये रिपोर्ट बना दे, उसके बाद उसका इवोल्यूशन कौन करता है? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, एफएसडीसी, उसका इवोल्यूशन करता है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको पब्लिश करती है 2010 से, ध्यान में रखना है, 2010 से, राइट? ये जो रिपोर्ट है उसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसका इनपुट लेती है, किसके पास से सर्वे डिमांड करती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे सेबी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई, मतलब आप बोल सकते हो हर एक सेक्टर के रेगुलेटर के पास से यहाँ पे इनपुट मांगा जाता है और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है, किसके द्वारा? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट के द्वारा, ध्यान में रखना है, बराबर ना? राइट। द रिपोर्ट एसेस द फाइनेंशियल सिस्टम्स रेजिलियंस एंड द रिस्क टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कितना रेजिलियंट है और हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसमें कितना रिस्क रहा हुआ है, इसको एसेस करता है ये रिपोर्ट, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। इस रिपोर्ट के अंदर बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बात की गई है। इस रिपोर्ट के अंदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैसे परफॉर्म करते हैं उनके बारे में बात की गई है, एनबीएफसी कैसे परफॉर्म करती है, उसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर का सॉल्वेंसी रेट कितना है, वो सभी चीज़ों के बारे में बात की गई है। रिपोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो, उनकी जो स्थिति है वो मजबूत हो गई है पहले के कंपैरिजन में। उनकी जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो कम हो गई है, उनके पास सफिशिएंट कैपिटल है और लिक्विडिटी बफर्स है, राइट? तो ये रिपोर्ट का डेटा कह रहा है। अगर मैं रिपोर्ट की कुछ की फाइंडिंग्स के बारे में बात करूं, ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो जीडीपी 2024-25 के अंदर कितना रहने वाला है? 6.66% रहने वाला है, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ने इंडिया का जीडीपी का रेट कितना एस्टिमेट किया है? 6.66%, बराबर ना? रिपोर्ट ने आउटलाइन किया कि जो हमारी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, बराबर ना, उसकी जो एनपीएस है वो बहुत कम हो गई है, उनके पास एडिक्वेट कैपिटल और लिक्विडिटी बफर्स है। उसके अलावा जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसका एक्सपोर्ट भी बहुत बड़ा है। उसके अलावा जो रूरल कंजम्पशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा है कंपेरेटिवली। इसके लिए हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.6% रहने वाला है 2024-25 के अंदर, बराबर ना? राइट। रिपोर्ट अगेन क्या कह रहा है कि एज पर द आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो एसेट क्वालिटी है शेड्यूल कमर्शियल बैंक की वो इम्प्रूव हुई है और उनका जो क्रॉस एनपीए है वो डिक्लाइन होके 12 साल का सबसे कम 2.6% हो चुका है सितंबर 2024 के अंदर, बराबर ना? और स्ट्रेस सिनारियो अगर हम फर्दर प्रोजेक्ट करें तो क्रॉस एनपीए वुड पॉसिबली इंक्रीज टू 3%, जो अभी 2.6% हो गया है वो 3% तक हो सकता है बाय द एंड ऑफ मार्च 2026, ऐसा प्रोजेक्शंस किया जाता है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के माध्यम से, बराबर ना? राइट। उसके अलावा रिपोर्ट हैज प्रोजेक्टेड दैट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो could be decreased to the 16.5% in March 2026, बराबर ना? राइट। अभी ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो,
देखो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल बैंक कोई ऐसी जगह पे लोन देती है कि जहाँ पे वो सेक्टर वो रिस्क की कैटेगरी में आता है, तो बैंक के ऐसे लोन को बोलते हैं रिस्क वेटेड एसेट, रिस्क वेटेड एसेट। और रिस्क वेटेड एसेट के कंपैरिजन में बैंक के पास कितना कैपिटल है, बराबर ना, और इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, बराबर ना, राइट। तो ये जो रेशियो है अगर वो ज्यादा है, मतलब रिस्क वेटेड एसेट के कंपैरिजन में बैंक के पास कैपिटल ज्यादा है, ये रेशो का वैल्यू कम होना मतलब बैंक का रिस्क वेटेड एसेट बढ़ना और कैपिटल कम होना, राइट। तो ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए, और ये रिपोर्ट कह रहा है कि वो डिक्रीज होगा और 15.7% हो जाएगा 2026 में, बराबर ना। ये रिपोर्ट ऐसा कह रहा है, सिंपल, बराबर ना, ओके। उसके अलावा प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बैंक का जो रिस्क वेटेड एसेट 100 है, 100 रुपए का है, उसके अगेंस्ट में बैंक अपने पास 30 रुपया एज अ प्रोविजन रखता है कि अगर ये 100 में से कुछ पैसा ना आए तो मैंने जो प्रोविजन करके बाजू में पैसा रखा है उसमें से मैं मेरा लॉस का भरपाई कर दूंगा। इसको बोलते हैं प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। ये जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है सिटी कमर्शियल बैंक का वो इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट हो गया है, 77%। तो ये मतलब जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो अपने आप को स्टेबल रखना चाहती है कि वे 100 रुपए का वो रिस्की लोन प्रोवाइड करती है मार्केट में, उसके अगेंस्ट में वो 30 रुपए का क्या करती है, प्रोविजनिंग करती है, ताकि अगर वो 100 रुपए में से कुछ पैसा वापस ना आए तो वो अपने आप को स्टेबल रख सके उस कंडीशन के अंदर, सिंपल, बराबर ना। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एक सिंपल भाषा में क्या कह रहा हूँ कि उनकी जो ग्रॉस एनपीए है वो डिक्लाइन हुई है, 12 साल की सबसे कम हो गई है, 2.6%, हालांकि थोड़ा बढ़ने का चांसेस है मार्च 2026 तक। और उसके अलावा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अभी तो बेहतर है लेकिन थोड़ा डिक्रीज होने की चांसेस है, 15.7% तक होने की चांसेस 2026 तक, मार्च 2026 तक। और प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी बढ़ रहा है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, तो ओवरऑल उनकी जो कंडीशन है वो बहुत बेहतर है कंपेरेटिवली, बराबर ना, राइट। और ओके, जो संस्था के साथ मिलके ये रिपोर्ट तैयार किया गया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट ने ये जो रिपोर्ट तैयार किया है उसको इवोल्यूट किसने किया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल इज अ नॉन स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। द काउंसिल इज चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये जो काउंसिल है इसको चेयर कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। वो नॉन स्टैट्यूटरी है, बंधारण में इसका कोई प्रावधान नहीं है, जस्ट देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ये काउंसिल बनाई गई है। और रघुराम राजन कमेटी के द्वारा 2008 के अंदर फाइनेंस सेक्टर को फाइनेंस सेक्टर के अंदर रिफॉर्म लाने के लिए ये फाइनेंस स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल बनाने का आइडिया प्रपोजमेंट किया गया था रघुराम राजन कमेटी के द्वारा 2008 के अंदर, बराबर ना। और अगर मैं आरबीआई की बात करूं, उसके गवर्नर है फ्रेंड्स संजय मल्होत्रा, 26 गवर्नर ऑफ आरबीआई, ध्यान में रखना, भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ तो 1 अप्रैल 1935 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, बराबर ना। तो एक बार मैं रिवाइज करवा लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। आरबीआई ने अभी रिसेंटली रिलीज किया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एफएसआर। ये रिपोर्ट को तैयार किसने किया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट के द्वारा। और इसको इवोल्यूट किसने किया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। ये ऐसी काउंसिल है जो बंधारण के अंदर इसका कोई प्रावधान नहीं है, और इस काउंसिल का जो चेयरपर्सन है वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर होता है, बराबर ना। ये रिपोर्ट 2010 से तैयार कर रहे हैं हम। और ये रिपोर्ट के अंदर जितने भी हमारे रेगुलेटरी बॉडीज है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जितने भी हमारी रेगुलेटरी बॉडीज है उन सभी का इनपुट यहाँ पे लिया जाता है। और देश की जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कितनी रेजिलियंट है, कितनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देश के अंदर प्रवर्तमान है, उसका असेसमेंट किया जाता है, बराबर ना, ओके। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश का जो जीडीपी है वो 2024-25 के अंदर 6.6% रहने वाला है, 6.6% बढ़ने वाला है। और जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक की जो एनपीएस है वो कम हो गए हैं, उनकी हालत मजबूत हो गई है पहले के कंपैरिजन में, ऐसा रिपोर्ट कहता है। उनकी जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है वो भी बेहतर हो रही है। और वो जो प्रोविजनिंग करते हैं, बराबर ना, प्रोविजनिंग करते हैं जो रिस्क वेटेड एसेट के कंपैरिजन में वो भी इंक्रीज होने लगा है, बराबर ना। तो ओवरऑल बैंक से कंडीशन सही है, ऐसा ये रिपोर्ट का कहना है, बराबर ना, ओके। और
अगर मैं आरबीआई की बात करूं जिसने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है, उसके गवर्नर अभी रिसेंटली नए अपॉइंट हुए हैं, 26 गवर्नर है, संजय मल्होत्रा, बराबर नाम। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आएगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडिया ने सबमिट किया अपना 4th बाई एनुअल अपडेट रिपोर्ट टू द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहना चाहता है, देखो फ्रेंड्स, COP 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 नंबर की हुई थी। देखो फ्रेंड्स, एक्चुअल में 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुई थी ना, उसके अंदर यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा क्या मैंडेटरी किया गया था कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको अपने अपडेट्स को सबमिट करने पड़ेंगे, अपने नेशनल कम्युनिकेशन के जो अपडेट्स है उनको सबमिट करने पड़ेंगे बाय एनुअल बेसिस के ऊपर, मतलब 2 साल में एक बार उनको सबमिट करने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ द बाय एनुअल अपडेट रिपोर्ट के फॉर्म में, बराबर ना। तो ये बाय एनुअल अपडेट रिपोर्ट 4th नंबर का 2016 से अभी तक का ये 4th नंबर का बाय एनुअल अपडेट रिपोर्ट अभी सबमिट किया गया है। किसको? यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को, बराबर ना। रिपोर्ट ने अपडेट किया है थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन एंड कंटेन्स अ नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी फॉर द ईयर 2020। तो ये जो रिपोर्ट सबमिट किया गया है, 4th बाइनियल अपडेट रिपोर्ट इंडिया के द्वारा ये संस्था को, उसमें 2020 के अंदर ग्रीन हाउस गैस एमिशन का कितना इन्वेंटरी रहा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, वो सभी चीज़ों को यहाँ पे सबमिट किया गया है, बराबर ना। राइट, रिपोर्ट ने प्रोवाइड किया है, इस रिपोर्ट के अंदर इंडिया ने इन डेप्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है ऑन द नेशनल एक्शन प्लान्स to mitigate the emissions, methods to monitor those actions, along with the information on the financial, technological, and capacity building support India has received to tackle the climate change। इस रिपोर्ट के अंदर इंडिया ने हर वो चीज मेंशन की है कि वो कौन सा नेशनल प्लान के अंडर में काम कर रहा है टू मिटिगेट द एमिशन, और वो एक्शन को मॉनिटर करने के लिए वो कौन सी मेथड को अप्लाई कर रहा है, और इंडिया को इस इन मेथड को इम्प्लीमेंट करने में कौन कौन कितनी मदद कर रहा है, वो सभी चीजों को यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है इंडिया की तरफ से, बराबर ना। ओके, यस। अगर मैं इस रिपोर्ट के कुछ की फाइंडिंग्स के बारे में बात करूं तो इंडिया टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन 2020 के अंदर वो डिक्रीज हुआ है, 7.93% से डिक्रीज हुआ है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, और ओके, इंडिया के जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है along with the other land use sequestered nearly 522 million tons of the carbon dioxide equivalent in 2020, which is equivalent to decreasing 22% of India's total carbon dioxide emissions in 2020। क्या कह रहा है कि इंडिया का जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है ना, उन्होंने 2020 के अंदर 22% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करने की, उसकी इफेक्ट को कम करने का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इंडिया का जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, बराबर ना। और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस विच इज जनरेटेड फ्रॉम द बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, एमिशन मीथेन फ्रॉम द लाइवस्टॉक and increasing aluminum and cement production as are the main contributors to the total greenhouse gas emissions। तो जो जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से हो रहा है, एमिशन ऑफ मीथेन फ्रॉम लाइवस्टॉक, और इंक्रीजिंग एल्यूमिनियम एंड सीमेंट प्रोडक्शन, ये सब मेन फैक्टर्स है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को प्रोड्यूस करने में, सिंपल, बराबर ना। राइट, उसके अलावा अगर मैं इंडिया के प्रोग्रेस के बारे में बात करूं, इंडिया ने किस तरीके से अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को अचीव करने के लिए काम किया है, तो रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि इंडिया का जो एमिशन इंटेंसिटी है वो जीडीपी के कंपैरिजन में डिक्रीज हुआ है कितना परसेंट से, 36% से। अभी एमिशन इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि इंडिया फॉर एग्जांपल 1 यूनिट का प्रोडक्शन करता है कोई चीज का, उसके पीछे वो कितना एमिशन क्रिएट कर रहा है उसको बोलते हैं एमिशन इंटेंसिटी, वो डिक्रीज हुआ है, मतलब हमारे 1 यूनिट के प्रोडक्शन के पीछे एमिशन पहले के कंपैरिजन में कम हो रहा है, राइट ना। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, the share of non-fossil sources in the installed electricity generation capacity was 46.52% by October 2024। क्या कह रहा है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है, उसके द्वारा क्या बोला गया है कि इंडिया की जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है उसमें जो नॉन फोसिल रिसोर्सेज से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसका जो शेयर है वो 46.52% हो गया है, बराबर ना। उसके अलावा जो कंबाइंड इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल पावर की अगर बात करें इंक्लूडिंग द लार्ज हाइड्रो पावर, टोटल हमारा 203 गीगावाट हो चुका है। और टोटल रिन्यूएबल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हैज इंक्रीज 4.5 टाइम्स फ्रॉम 35 गीगावाट टू 156.25 गीगावाट, बराबर ना, राइट। और अगर मैं इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ वेरियस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करूँ तो सोलर एनर्जी की अभी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी हो गई है, 92.12 गीगावाट हो चुकी है अक्टूबर 2024 की बात करें तो। और विंड एनर्जी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 47.72 गीगावाट हो चुकी है, बराबर ना, अक्टूबर 2024 तक, बराबर ना। तो अगर मैं इंडिया के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो इंडिया ने टारगेट सेट किए हैं इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 के दौरान, उसके अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो इंडिया का कार्बन इंटेंसिटी कम हुआ है। उसके अलावा इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर जो नॉन फोसिल सोर्सेज है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। और उसके अलावा जो इंस्टॉल कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी पावर की वो 203.22 गीगावाट हो चुका है, बराबर ना। उसमें सोलर एनर्जी 92.12 गीगावाट है और विंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है 47.72 गीगावाट है, बराबर ना। और अगर मैं यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज की बात करूं, उसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है सीमन सेल, हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी के अंदर, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1992 के अंदर, बराबर ना। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया ने अपना 4th बाईएनियल अपडेट रिपोर्ट भेजा है और इस संस्था को, और ये हर एक डेवलपिंग कंट्री को भेजना है। 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर ऐसा डिसीजन हुआ था। और यहाँ पे इंडिया ने अपने 2020 का ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी के बारे में यहाँ पे पूरा रिपोर्ट को सबमिट किया है। और उसके अलावा क्या क्या फाइंडिंग्स थे उसके बारे में बात किया हमने। और इंडिया के जो टारगेट जो इंडिया ने सेट किए हैं उसमें इंडिया ने कैसा अचीवमेंट किया है उसके बारे में बात की, बराबर ना। ओके, राइट। चलो हमारे नेक्स्ट न्यूज़ ऑफ फ्रेंड्स ओएनडीसी इनिशिएटिव के बारे में, इसके बारे में समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, चलो अगर मैं ओएनडीसी की बात करूं, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, नाम से पता चलता है कि ये जो ओएनडीसी है ना वो ओपन सोर्स मेथडोलॉजी है, ओपन सोर्स मेथडोलॉजी है which uses the open specifications and open network protocols which is independent of any specific platform। देखो फ्रेंड्स, अभी फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज़ अमेजोन के ऊपर से परचेस करनी है तो आप कौन सा प्लेटफॉर्म आपके एप्लीकेशन के अंदर होना चाहिए, अमेजोन का प्लेटफॉर्म आपके पास फोन के अंदर होना चाहिए, बराबर ना। और यहाँ पे अगर कोई सेलर को अपनी चीज़ अमेजोन के ऊपर बेचनी है तो उस सेलर को उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा। अभी ये अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वो मोनोपोली क्रिएट करता है क्योंकि उनको पता है कि भाई वो बहुत एक्सपीरियंस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो इसकी वजह से ये जो सेलर है ना वो उनको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर होने के लिए बहुत ज़्यादा फी पे करनी पड़ती है, राइट। उसके अलावा यहाँ पे जो कस्टमर है अभी उनको भी इतना पहले जितना डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, बराबर ना, राइट। तो ये प्लेटफॉर्म्स जो एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म है वो मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। उसके अलावा जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ नहीं पा रहे हैं और उनका बिजनेस नहीं चल पा रहा है। उनकी ये हर्डल को दूर करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसके अंदर एक ओएनडीसी का जस्ट एक सिंगल एप्लीकेशन आएगा, एक सिंगल एप्लीकेशन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इस एप्लीकेशन को ओपन करने से जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी सेलर्स रजिस्टर्ड हैं वो सभी एक ही जगह पे दिख जाएंगे। और यहाँ पे कस्टमर को जस्ट ओएनडीसी का एप्लीकेशन ओपन करना है और जो भी चीज़ वो डिमांड कर रहे हैं वो हर एक चीज़ के जो सेलर्स है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से, चाहे फिर वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर क्यों ना हो, वो एक ही जगह पे उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक ही जगह पे दिख जाएगा, सिंपल, बराबर ना। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको रजिस्टर होने के लिए ज़्यादा फी भी चार्ज नहीं की जाती, सिंपल, बराबर ना, राइट। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है। एक तो कस्टमर को एक ही जगह पे सारी चीज़ों को कंपेयर करने का मौका मिल जाएगा और सेलर को एक अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में
कस्टमर मिल जाएंगे, बिकॉज कस्टमर अभी डिवाइड नहीं होगा कि अमेजोन के ऊपर कुछ कस्टमर चाहते हैं, कुछ कस्टमर फ्लिपकार्ट के ऊपर चाहते हैं। यहाँ पे सभी कस्टमर किसके ऊपर आएंगे, ओएनडीसी के ऊपर आएंगे, सिंपल, बराबर ना, राइट। तो एक ओपन सोर्स मेथोडोलॉजी है उसके अंदर, बराबर ना। और ये जो संस्था है ओएनडीसी एक नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 के अंडर में इस संस्था को बनाया गया है, राइट। और तो उसकी जो ऑथोराइज कैपिटल है वो 500 करोड़ रखी गई है। और इसको ये जो संस्था है उसको इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन का मतलब उनको रिसर्च करने के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड की थी वो किसने की थी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड की गई थी। ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनेट ट्रेड के अंदर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में काम करता है, बराबर ना, राइट। और ये प्लेटफॉर्म एस्पायर कर रहा है टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द सेलर, बायर एंड सर्विस प्रोवाइडर अक्रॉस द इंडिया, पर्टिकुलरली फॉर द एमएसएमई। जो छोटी मोटी संस्था है वो यहाँ पे इजिली रजिस्टर हो पाएगी, सिंपल, बराबर ना, राइट, राइट। और जो की इन्वेस्टर्स है इस प्लेटफॉर्म के अंदर वो है लार्जेस्ट पब्लिक बैंक एसबीआई, उसके अलावा नाबार्ड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सीडीबी, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, बराबर ना, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड एनएसडीएल। तो बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं। और उसके अलावा अगर मैं उसके की ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करूँ तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द कॉमर्स, बराबर, ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करना है, बराबर, मोनोपोली से बाहर निकलना है। उसके अलावा हर एक व्यक्ति तक पहुंचना है, कॉस्ट एफिशिएंट बनना है, मार्केट को एक्सपांड करना है और कस्टमर इंपावर बढ़ाना है, कस्टमर इंपावरमेंट बढ़ाना है, सिंपल, बराबर ना, राइट। किस तरीके से ऑपरेट करेगा, तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यूजेस ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स टू प्रोवाइड द सीमलेस इंटरेक्शन between the participants. It allows the buyers and sellers from the various platforms to transact with each other using the standardized application programming interface, बराबर ना। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के बायर और सेलर एक साथ मिल सकते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से, बराबर ना, राइट। तो ये बहुत ही उम्दा इनिशिएटिव है ओएनडीसी इनिशिएटिव, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एक रिवोल्यूशनाइज कर देगा, सिंपल, बराबर ना, राइट। तो आई थिंक आपको इस ओएनडीसी के बारे में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्टअप महोत्सव भी यहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो मई 2024 के अंदर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरट्रेड ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर में काम करती है, उसने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्टअप महोत्सव सेलिब्रेट किया था, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हेल्ड इन द न्यू दिल्ली। ये जो महोत्सव है एक यूनिक कोलाब्रेशन है बिटवीन द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एंड ओएनडीसी, बोथ आर द फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इन इंटरट्रेड। तो ये दोनों संस्था के द्वारा स्टार्टअप इंडिया और ओएनडीसी के द्वारा ये महोत्सव सेलिब्रेट किया गया था, बराबर ना, राइट। और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए, लोगों के अंदर उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, लाइक हैंडबुक लॉन्च किया गया है। उसके अलावा भाषिनी प्लेटफॉर्म, भाषिनी जो हमारी एप्लीकेशन है उसके साथ पार्टनरशिप की गई है ओएनडीसी के द्वारा, बराबर, टू इनहेंस ऐप डेवलपमेंट इन ई कॉमर्स इन इंडियन लैंग्वेजेस, बराबर ना, राइट। तो बहुत सारे व्हाट्सएप बोट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स सहायक लॉन्च किया गया है। अगर ओएनडीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी को रजिस्टर करना है तो इस व्हाट्सएप बोर्ड के माध्यम से वो इंक्वायरी कर सकता है, सिंपल, बराबर ना, राइट। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, बराबर ना। और उसी की वजह, इसका सेम, सबका सेम ऑब्जेक्टिव है कि क्या करना है, ई कॉमर्स के माध्यम से मार्केट को एक्सपांड करना है, सिंपल, लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, बराबर ना, ओके, राइट। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आएगा फ्रेंड्स, बराबर ना, ओके। अगर मैं ओएनडीसी के एमडी और सीईओ की बात करूं तो थाम्पी कोशी उसके एमडी और सीईओ है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, बराबर ना, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ फ्रेंड्स कि अभी और एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट लॉन्च किया गया, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस अ डिफरेंट स्टेट्स, लीड्स रिपोर्ट, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस अ डिफरेंट स्टेट्स, लीड्स रिपोर्ट लॉन्च किया गया, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, उन्होंने 6th एडिशन लॉन्च किया है लीड्स रिपोर्ट का, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट, बराबर ना। ही स्टेटेड दैट द लॉजिस्टिक्स सेक्टर विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन अचीविंग अ 32 ट्रिलियन इकोनॉमी, $32 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। अगर इंडिया को 2047 तक
$32 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, डेवलप नेशन बनना है, तो हमारा लॉजिस्टिक्स सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ऐसा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उनका कहना है। Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Odisha, and Tamil Nadu were awarded the top rank of achievers among the coastal states in the logistic is across a different states report, राइट ना। तो ये जो लीड्स रिपोर्ट के अंदर जो कोस्टल स्टेट्स है उनकी कैटेगरी में, अचीवर्स कैटेगरी में कौन कौन से स्टेट आए? गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु, ध्यान में रखना है, बराबर ना, राइट। तो अगर मैं इस लीड्स रिपोर्ट के बारे में बात करूं, तो ये जो लीड्स रिपोर्ट है ना, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस अ डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट, तो यहाँ पे कौन से स्टेट के अंदर लॉजिस्टिक्स को इजी बनाने के लिए बहुत ही अच्छे बेहतरीन स्टेप लिए गए हैं, वो स्टेप्स के अकॉर्डिंग उनको रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, बराबर ना, राइट। और द सर्वे हैज बीन कंडक्टेड एनुअली सिंस 2018, और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पे इवोल्यूट किया जाता है। और ये जो एनुअल असेसमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में ये डिपार्टमेंट है, बराबर ना, वो उसके अंडर में ये असेसमेंट होता है। और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 के अकॉर्डिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, अगर कोई स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया तो उसको यहाँ पे रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, बराबर ना, राइट। और जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उनको कौन से बेसिस के ऊपर यहाँ पे इवोल्यूट किया जाता है, तो 4 की पिलर के ऊपर उनको इवोल्यूट किया जाता है। उनके लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखा जाता है, लॉजिस्टिक सर्विस के ऊपर ध्यान में फोकस किया जाता है, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, और सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स तो करवा रहे हैं लेकिन लॉजिस्टिक्स कितना सस्टेनेबल है, इन इसके ऊपर भी फोकस किया जाता है, बराबर। तो 4 की पिलर के ऊपर फोकस किया जाता है और रैंकिंग प्रोवाइड किया जाता है, बराबर ना, राइट। और परफॉर्मेंस कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पे एक्चुअल में जो स्टेट्स और यूनिटेरिटीज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कोस्टल ग्रुप, लैंडलॉक ग्रुप, नॉर्थ ईस्ट ग्रुप और यूनियन टेरिटरीज ग्रुप, 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। और जो भी सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उसको अचीवर कैटेगरी में, जिसको 90 से ज़्यादा परसेंटेज मिलते हैं, जिसको 80 से 90% के बीच में मिलते हैं उसको वो फास्ट मूवर कैटेगरी में आएगा, जो 80% से कम परसेंटेज वाले हैं वो एस्पायर कैटेगरी में आता है, बराबर ना, राइट। और अगर मैं लैंडलॉक स्टेट्स की बात करूँ तो उसमें अचीवर कैटेगरी में हरियाणा, तेलंगाना, यूपी और उत्तराखंड है। कोस्टल स्टेट्स में गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आसाम और अरुणाचल प्रदेश है, और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ और दिल्ली है, ध्यान में रखना है, बराबर। अचीवर्स कैटेगरी की लिस्ट आपको जैसे ध्यान में रखनी है, बराबर ना, राइट। और अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करूँ तो उसके मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, और उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितिन प्रसाद, बराबर, ध्यान में रखना है, ओके। तो लीड्स रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड है, ये संस्था तैयार करती है। और अचीवर कैटेगरी, फास्ट मूवर कैटेगरी और एस्पायर कैटेगरी, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, 4 पिलर के ऊपर इवोल्यूट किया जाता है, बराबर ना। कौन कौन से 4 पिलर वो भी ध्यान में रखना है, ओके, राइट। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली ओडिशा बिकम्स द 34th स्टेट टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम, इसके बारे में बात करते हैं। अभी देखो फ्रेंड्स, एक्चुअल में आप सभी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के बारे में जानते हो। देखो, आयुष्मान भारत स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम की अगर हम बात करें तो ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है ना, वो एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 जो लॉन्च की थी, उसके बाद ये आयुष्मान भारत स्कीम को लॉन्च किया गया है, बराबर ना। और ये आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर में एक स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर, ओके, अगर मैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर कैशलेस हेल्थ कवर प्रोवाइड किया जाता है 5 लाख रुपए का per family per year for the secondary and tertiary care hospitalization across the public and private independent hospitals in India। तो एक फैमिली को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर में, बराबर ना। और 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली पर ईयर,
सेकेंडरी और टेरिटरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा होता है वो इसके अंदर कवर हो जाता है। टारगेट है 12 करोड़ फैमिलीज को, मतलब 55 करोड़ बेनिफिशरीज को बेनिफिट देना इस योजना से। उसके अलावा द स्कीम कवर्स ऑल मेंबर ऑफ द एलिजिबल फैमिलीज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फैमिली साइज, एज और जेंडर, विच इंश्योर्स द इंक्लूसिविटी फॉर द ऑल। बराबर ना? ओके। और रिसेंटली अक्टूबर 2024 के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा इसके अंदर और एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, वय वंदना कार्ड, आयुष्मान भारत वय वंदना कार्ड। जो भी सीनियर सिटीजन है हमारे 70 साल से ज़्यादा एज वाले, उनको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत वय वंदना कार्ड दिया जा रहा है। बराबर ना? जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवरेज मिलेगा उन लोगों को। बराबर ना? अगर उनके पास वय वंदना कार्ड है तो। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज फुल्ली डिजिटाइज एंड हैज कवर्ड नियरली 45% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। बराबर ना? राइट। और 2018 से जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है, 8.19 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस हैव बीन रिकॉर्डेड with 1.13 lakh crore spent on providing health care to marginalized section of the society। बराबर ना? तो इतना खर्चा हो चुका है सरकार का, और इतने एडमिशंस हो चुके हैं हॉस्पिटल्स के अंदर इस स्कीम के अंडर में। बराबर ना? राइट। तो अभी हम रिसेंट न्यूज में क्यों पढ़ रहे हैं, तो ओडिशा 34th स्टेट बना है कंट्री के अंदर टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम। अभी देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी तक 25 स्टेट्स और 18 यूनियन टेरिटरीज ये स्कीम के अंदर में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। बराबर है? अभी ये स्कीम के अंदर में जो भी खर्चा होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलके करते हैं। बराबर ना? ओके। और यहाँ पे अभी तक ओडिशा इस स्कीम के अंदर में नहीं शामिल हुआ था, लेकिन अभी ओडिशा 34th स्टेट बन गया है। बराबर ना? कंट्री का 34th स्टेट बन गया है टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम। अभी एक यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट बाकी बचा है जो ये स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। दिल्ली और वेस्ट बंगाल ने अभी तक इस स्कीम के अंदर में पार्टिसिपेट नहीं किया है। बाकी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। बराबर ना? राइट। बराबर। तो जो एमओयू साइन हुआ है, एज पर द एमओयू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विल बी इम्प्लीमेंटेड इन कन्वर्जेंस विद द एग्जिस्टिंग गोपाबंधु जन आरोग्य योजना। ओडिशा के अंदर ऑलरेडी स्टेट लेवल पे एक स्कीम चल रही है जहाँ पे 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, गोपाबंधु जन आरोग्य योजना। बराबर। इसी गोपाबंधु जन आरोग्य योजना के साथ कन्वर्ज हो जाएगी इस स्कीम। बराबर ना? स्कीम विल बी ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर एनम विद एडिशनल रुपीज 5 लाख फॉर द वुमेन मेंबर्स, मतलब वुमेन मेंबर को 10 लाख मिलेगा। टोटल ऑफ नियरली 1.03 करोड़ फैमिलीज विल बी कवर्ड अंडर द कन्वर्ज स्कीम, ऑफ विच 67.8 लाख फैमिलीज विल बी सपोर्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बराबर ना? ध्यान में रखना है। ओके। राइट। तो कौन सा स्टेट बना है लेटेस्ट स्टेट जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर में शामिल हुआ है? ओडिशा 34th स्टेट बना है। वेस्ट बंगाल और दिल्ली अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। और स्कीम कब लॉन्च की गई थी, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, वो सब आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। बराबर ना? राइट। और ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वो कौन इंप्लीमेंट करवा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बराबर ना? जगत प्रकाश नड्डा, ध्यान में रखना है। वो उसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? जगत प्रकाश नड्डा। बराबर ना? ओके। चलो, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अभी कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस इश्यू की है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अभी ये गाइडलाइंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में बात करूं, तो ये जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जा रही है। और फरवरी 2024 के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। बराबर। और टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 75,000 करोड़ इस स्कीम के पीछे अलोकेट किए हैं फाइनेंशियल 2026-27 तक। ध्यान में रखना है। ये स्कीम के अंदर ये स्कीम इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोमेस्टिक रूफटॉप सोलर प्रोग्राम which aims to provide the free electricity of 300 unit per month to 1 crore households in India by March 2027। मार्च 2027 तक 1 करोड़ परिवार को
पर मंथ 300 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी फ्री में प्रोवाइड करने का टारगेट है। इस स्कीम का 75,000 करोड़ का अलोकेशन किया है गवर्नमेंट ने मार्च 2027 तक, ध्यान में रखना है, बराबर ना। द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी एट द नेशनल लेवल एंड बाय द स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज बाय द स्टेट लेवल, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। अभी अगर कोई परिवार ये स्कीम के अंडर में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंडर में अगर सोलर रूफटॉप लगाता है अपने घर के ऊपर, तो उसको सब्सिडरी मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। अगर वो 1 किलोवाट से 2 किलोवाट का अगर सोलर पैनल लगाते हैं तो 30,000 की सब्सिडी। अगर 2 किलोवाट से 3 किलोवाट का अगर सोलर पैनल लगाते हैं तो 60,000 सब्सिडी। और अगर 3 किलोवाट से ज़्यादा का सोलर पैनल लगाते हैं तो 78,000 सब्सिडी मिलेगी, बराबर ना। ओके। उसके अलावा 1 महीने के लिए 300 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने को मिलेगी। और अगर 300 यूनिट से कम कंजप्शन होता है फैमिली का, तो जितना बाकी बचा है उसका उनको पैसा भी मिलेगा, बराबर ना, उनको पैसा भी मिलेगा, बराबर ना। ओके। राइट। अभी यहाँ पे इस बार क्या किया गया है कि पहले क्या था कि पूरा जो इंस्टॉलेशन का जो खर्चा था वो गवर्नमेंट उठाती थी और इंस्टॉलेशन भी गवर्नमेंट एजेंसी ही करती थी। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई जो इंस्टॉलेशन होगा ना, वो कोई भी प्राइवेट एंटिटीज जो थर्ड पार्टी है उसके द्वारा करवाएंगे, बराबर ना। तो इंस्टॉलेशन का खर्चा उसके ऊपर आएगा, बराबर ना, मतलब इंस्टॉलेशन का पैसा उसको मिलेगा, बराबर। बाकी जो 78,000 की सब्सिडी है 3 किलोवाट से ज़्यादा के लिए, 60,000 की सब्सिडी तो 2 किलोवाट और 3 किलोवाट से बीच में, और 1 किलोवाट और 2 किलोवाट के बीच में 30,000 की सब्सिडी वो पर्टिकुलर कस्टमर को मिल जाएगा। लेकिन जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है वो किसको देना पड़ेगा, थर्ड पार्टी को देना पड़ेगा, बराबर ना, राइट। क्योंकि इस पर इंस्टॉलेशन है थर्ड पार्टी करवा रही है, सिंपल, बराबर ना। ओके। तो ये जो गाइडलाइंस है ना, वो उन थर्ड पार्टीज के लिए है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो थर्ड पार्टी एंटिटी जो इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है, बराबर, उनके लिए गाइडलाइंस है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, बराबर ना। कौन इंप्लीमेंट करवा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बराबर। ओके। और 75,000 करोड़ का बजट अलोकेट किया है 2027 तक। 300 यूनिट तक की इलेक्ट्रिसिटी फ्री में प्रोवाइड करनी है। अगर उसमें से कुछ बचता है तो आपको उसका पैसा वापिस क्रेडिट भी मिलेगा, बराबर ना, राइट। और ये संस्था नेशनल लेवल पे और ये संस्था स्टेट लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करवा रही है, बराबर ना। ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज की तमाम न्यूज़ में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।